हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सी ए वत्सल शाह। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था दैट इज समथिंग बट उसका नाम था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 एंड व्हाट इज द नेम ऑफ AS 16। तो AS 16 का नाम था बोरोइंग कॉस्ट। क्लियर। सबसे पहले मैं आपको अभी तक हमने जो भी किया था उसको एक बार रिवीजन करवा दूँ। फ्रेंड्स, बोरोइंग कॉस्ट के डेफिनेशन में हम 6 लोगों को इंक्लूड करते थे। इंटरेस्ट एंड प्रोसेसिंग चार्जेस, सेकंड था दैट इज नथिंग बट कमिटमेंट चार्जेस, थर्ड था अमोर्टाइजेशन ऑन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, फोर्थ था दैट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ लोन, फिफ्थ था दैट इज नथिंग बट फाइनेंस चार्जेस इन द केस ऑफ द फाइनेंस लीज, एंड द सिक्स्थ था दैट इज नथिंग बट फॉरेन एक्सचेंज लॉस वाला, जो अभी मैंने आपको अभी तक करवाया नहीं है। Borrowing cost is normally charged to P&L, but if any borrowing cost is incurred for the qualifying asset, then it should be capitalized. What is the meaning of the qualifying asset? So, qualifying asset means any asset which take substantial period of time for ready to use. And substantial period of time मतलब what? 12 months or more. अगर उनसे कोई lesser period अगर आप justify कर सकते हो तो वो lesser period भी आप consider कर सकते हो। इन्वेंट्री क्वालिफाइंग असेट हो सकता है, आंसर इज यस, पर बहुत रेयर सिचुएशन में। कब? जब इन्वेंट्री को भी बनने में 12 महीने से ज्यादा टाइम लगता है, तो इन दैट सिचुएशन आपके लिए इन्वेंट्री भी क्वालिफाइंग असेट हो सकता है। बेस्ट एग्जांपल, अगर आपका अल्कोहल का बिजनेस है तो अल्कोहल को प्रोसेसिंग में 12 महीने से ज्यादा टाइम लगता है, इन दैट सिचुएशन आपके लिए इन्वेंट्री क्वालिफाइंग असेट हो सकता है। उसके रिलेटेड मैंने आपको AS 2 में लेके गया था। नॉर्मली हम इंटरेस्ट कॉस्ट कभी भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में कंसिडर नहीं करते, पर अगर वो आपकी इन्वेंट्री अगर क्वालिफाइंग असेट है तो आप सिंपल इंटरेस्ट एक्सपेंस को आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में कंसीडर कर सकते हो। उसके रिलेटेड मैंने आपको AS 17 का भी एक कंक्लूजन दिया था। नॉर्मली इंटरेस्ट एक्सपेंस इज नॉट इंक्लूडेड इन अ सेगमेंट एक्सपेंस, बट इफ दैट इंटरेस्ट इज एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन एज पर AS 2 रेड विथ AS 16, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस को आप सेगमेंट एक्सपेंस में कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको याद करूं, मैंने आपको 3 कंसेप्ट करवाए थे, दैट इज समथिंग बट द कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड द सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। कमेंसमेंट मतलब व्हाट? इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन करना स्टार्ट करना, उसको बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। कोई भी एबनॉर्मल रीजन की वजह से अगर आपका टेम्पररी पीरियड के लिए अगर कंस्ट्रक्शन का काम आप बंद कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन करना भी बंद करना पड़ेगा, उसको ये लोग बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। जिस मोमेंट पे आपका असेट रेडी टू यूज हो जाए उसके बाद एक भी रुपए का आप इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं दैट इज समथिंग बट सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। इतना क्लियर कट रखना कि आपका जो सस्पेंशन होता है वो ऑलवेज फॉर द टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, पर आपका जो सीजेशन होने वाला है वो ऑलवेज कैसे होने वाला है? परमानेंट पीरियड के लिए होने वाला है। सेकंड चीज मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करवा दूं, अगर आप कोई भी 2 सेट का कंस्ट्रक्शन साथ में कर रहे हो तो कहना से हमने वो सम्स किए थे, एक्सपेक्टेड कॉस्ट आपको पता होगा, एक्सपेक्टेड कॉस्ट में से स्पेसिफिक बोरोइंग माइनस कर दो तो आपको सिंपल वहां से आपको रिक्वायरमेंट ऑफ जनरल बोरोइंग मिल जाएगा। स्पेसिफिकली बोरोइंग जो किया है वो तो पर्टिकुलर वही एसेट में इंटरेस्ट एड होना चाहिए। जनरल बोरोइंग में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? वेटेड एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। अच्छा, सेकंड चीज ये भी मैंने आपको वहां पे क्लैरिफाई किया था कि आपका अमाउंट कैपिटलाइज शुड नॉट एक्सीड एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड। एंड टेम्पररी फंड अगर आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट की है तो इन्वेस्टमेंट में से जो भी आपको इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है वो इनकम एज ए इनकम नहीं मानेगा, उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस के सामने सेट ऑफ करके आपको नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस ही क्या करना पड़ेगा? कैपिटलाइज करना पड़ेगा। क्लियर। अब फ्रेंड्स, हम जितने भी सम्स बाकी है वो एक एक करके खत्म करें। मैं आपको याद करवा दूं, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया है, क्वेश्चन 2 करवा दिया है, 4 हमारा हो गया है, 6 हमारा हो गया है। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज समथिंग बट क्वेश्चन नंबर 7। X Limited began construction of a new plant on 1st April 2011 and obtained a special loan of rupees 4 lakh to finance the construction of the plant. The rate of interest on the loan was 10%. The expenditure that were made on the project of the plant were as follow. 1st April 2011 rupees 5 lakh, 1st August 2011 rupees 12 lakh, 1st January 2012 rupees 2 lakh. आज तक के क्वेश्चन में पूरा खर्चा एक ही दिन पर कर देते थे, यहाँ पे पूरा एक्सपेंस आपका एक ही दिन पर नहीं हुआ है, कुछ अलग अलग डेट पर हुआ है और वो आपको डेट वाइज यहाँ पे आपको बाइफरकेशन दे दिया है। कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग नॉन स्पेसिफिक लोन वॉज रुपीज 23 लाख एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%. कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट कंप्लीटेड ऑन 31st March 2012. You are required to first calculate the amount of interest to be capitalized as per the provisions of AS 16 borrowing cost, and second, pass a journal entry for capitalizing the cost and borrowing cost in respect of the plant. Clear? सिंपल। मैं आपको एक एक करके आराम से हम सॉल्व करें। हम स्टार्ट करते हैं दैट इज समथिंग बट क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्लास वर्क एंड हमारा चल रहा है क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 7।
एंड उसमें आपको हम सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर ए, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ borrowing cost capitalized, calculation of amount of borrowing cost capitalized. क्लियर फ्रेंड्स? उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेटेड एवरेज बोरोइंग निकालना पड़ेगा. तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज बोरोइंग. एंड फ्रेंड्स आपको यहां पे 3 कॉलम का मेरे साथ एक टेबल बनाना पड़ेगा. क्लियर? टाइटल लगाओ डेट, अमाउंट एंड लास्ट में दैट इज नथिंग बट वेटेड एवरेज. क्लियर? चलो ये देखो आपने खर्चा कब कब किया है. 1 अप्रैल को 5 लाख का खर्चा था, 1 अगस्त को 12 लाख का खर्चा था. तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 अप्रैल 5 लाख, तो 1 अगस्त अगर यहां पे लिखूं तो 1 अगस्त को आपने खर्चा किया था दैट इज नथिंग बट 12 लाख का. यानी एक और आपका एक्सपेंस हुआ है दैट इज 1 जनवरी को कितने रुपीस का खर्चा हुआ है, 2 लाख का. क्लियर? तो यहां पे लिख रहा हूं 1 जनवरी आपका 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ है. एंड अगर यहां तक का मैं टोटल करूं तो 5 + 12 17 + 2 आपका टोटल 19 लाख रुपीस का आपने अभी तक का खर्चा कर दिया है. प्रॉब्लम कब नहीं होता अगर वो 19 लाख पूरे पूरे एक दिन पर किए हो गया. पर कहने से 19 लाख अलग अलग दिन पर किया है. सबसे पहले मैं उसका वेटेड एवरेज निकालूं. सिंपल बोलूं ये 5 लाख रुपीस का जो भी मेरा खर्चा है वो अप्रैल टू अगस्त मेरे लिए 4 महीने तक वो मेरे रुपए इन्वेस्ट हो गए. 5 लाख तो इन्वेस्टेड थे प्लस 12 लाख इन्वेस्ट किए, मतलब वो कितना हो गया, 17 लाख रुपए हो गए. 17 लाख रुपए 1 अगस्त से 1 जनवरी मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 17 लाख रुपए मेरे 5 महीने के लिए इन्वेस्ट हो गए. 17 लाख तो इन्वेस्टेड थे प्लस मैंने 2 लाख इन्वेस्ट किया तो 19 लाख रुपीस मैंने जन, फेब एंड मार्च टोटल 3 महीने तक इन्वेस्टमेंट कर दिया. और अगर यहां तक मैं करूंगा तो कहने से मुझे यहां तक का वेटेड एवरेज का आंसर मिलने वाला है. ख्याल से चलाओ फ्रेंड्स, अगर 5 लाख इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो कहने से आपका आंसर वहां पे आने वाला है 1,66,667. नेक्स्ट अगर करोगे दैट इज नथिंग बट 17 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो आपका आंसर आने वाला है दैट इज नथिंग बट 7,08,333. एंड बाद में 19 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो आपका आंसर आने वाला है दैट इज नथिंग बट 4,75,000. एंड अगर फ्रेंड्स आपने उसका वेटेड एवरेज मतलब तीन का टोटल किया तो आपका पता चल जाएगा, आपका टोटल आएगा दैट इज नथिंग बट 13,50,000 रुपीज का आपका वेटेड एवरेज इन्वेस्टमेंट हो गया. क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, मैं अगर यहां पे लिखूं माय वेटेड एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 13,50,000. कैन आई से 13,50,000 के रुपए आप कैसे यूज करोगे? सिंपल रूल सुन लेना, जब तक आपके पास स्पेसिफिक बोरोइंग है तो स्पेसिफिक बोरोइंग यूज करना है. तो सबसे पहले कैन आई से मैं स्पेसिफिक बोरोइंग के रुपए यूज करूंगा. एंड आप चेक करो आपने क्वेश्चन में कोई भी स्पेसिफिकली बोरो करके रखा था, आंसर इज यस, मैंने बोरो करके रखा था. चेक करो पहले मैंने बोरो करके रखा था 4 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 10%. तो सिंपल वो स्पेसिफिक बोरोइंग में यूज हो जाएगा. कितने रुपीज? तो 4 लाख. एंड वो 4 लाख पर कहना से मेरा 10% के हिसाब से इंटरेस्ट होगा. तो अगर आप चेक करो तो कहना से आपका स्पेसिफिक बोरोइंग का 40,000 का इंटरेस्ट आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा. रिमेनिंग जो भी रुपए है वो आप कहां से लेके आओगे? तो वो आप लेके आओगे कहां से? जनरल बोरोइंग में से. 13,50,000 में से 4 लाख वहां से यूज किया तो कहना से मेरे 9,50,000 जो हो गए
वो कहना है सर मुझे जनरल बोरोइंग में से करना पड़ेगा। एंड अगर आप चेक करो आपका जनरल बोरोइंग का रेट आपको क्वेश्चन में दिया है, जनरल बोरोइंग का रेट कितना था 12%, तो 9,50,000 का 12% वो इंटरेस्ट वहाँ पे आपको ऐड कर देना पड़ेगा। तो 9,50,000 इंटू 12%, कहने से आप 1,14,000 का इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड कर दोगे। तो अगर कोई पूछे टोटल बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड इज इक्वल टू कितना होगा, तो आपको याद करवा दो 40,000 का स्पेसिफिक बोरोइंग के रुपए यूज करूंगा, 1,14,000 का इंटरेस्ट जनरल बोरोइंग का था, टोटल मैं 1,54,000 रुपीज का इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर दूंगा। क्लियर एंड यस ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन नंबर बी में उसका पूछा है, दैट इज नथिंग बट जर्नल एंट्री पूछा है। तो जर्नल एंट्री क्या करोगे, सबसे पहले इंटरेस्ट का पेमेंट की एंट्री करोगे। तो आपने इंटरेस्ट का पेमेंट कितना किया वो समझाओ। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दूंगा। पर वो डेबिट कितने से होगा, तो ये भी समझ लेना 4 लाख रुपए स्पेसिफिक बोरोइंग के थे, उस पर 10% आपका इंटरेस्ट लगेगा। एंड आपने ऑलरेडी जनरल बोरोइंग करके रखा था, जनरल बोरोइंग कितने का करके रखा था 23 लाख का, तो कहने से वहां पे 23 लाख का 12% जो था वो आपका जनरल बोरोइंग था। क्लियर, तो 23 लाख इंटू 12% करो, प्लस आप 40,000 करोगे, तो आपका कहना से टोटल इंटरेस्ट का एक्सपेंस होगा 3,16,000 टू बैंक अकाउंट। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने वो इंटरेस्ट का पेमेंट करके ही रखा है, टू बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा 3,16,000। पर फ्रेंड्स आपको वो 3,16,000 पूरा कैपिटलाइज नहीं करना है, उसमें से आप थोड़ा पीएनएल में भी चार्ज कर दोगे। तो अगर मैं उसकी नेक्स्ट एंट्री करूं, तो नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, जो आप इंटरेस्ट कैपिटलाइज करने पड़ते हैं। और आपने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट करके रखा था, कितना था 1,54,000, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दोगे 1,54,000। पीएनएल अकाउंट डेबिट दैट इज नथिंग बट बैलेंसिंग फिगर 3,16,000 माइनस 1,54,000, तो पीएनएल अकाउंट जो आप डेबिट कर दोगे वो 1,62,000 हो जाएगा। एंड यस यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट में क्लोज कर रहा हूं टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, एंड वो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 3,16,000 हो जाएगा। यहां तक रेडी। सेकंड चीज, अगर क्वेश्चन में ये भी पूछा कि कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन, आपका ये कौन सी डेट चल रही थी 31 मार्च 12, तो वो भी मैं बता दूं। कैलकुलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 31 मार्च 12। एंड अगर ऐसा करोगे तो सिंपल आज तक आपने कितना खर्चा कर दिया वो चेक कर लो। टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड, तो कहने से फ्रेंड्स आज तक आपने 19 लाख रुपीस का खर्चा कर लिया, प्लस इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड, एंड आपका इंटरेस्ट जो कैपिटलाइज्ड होगा वो कितने से होगा 1,54,000 से होगा। तो सिंपल आपका बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 12 चेक करो तो 19 लाख प्लस 1,54,000, तो आपका वो असेट का बैलेंस कितना हो जाएगा 20,54,000 हो जाएगा। क्लियर, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन को यहाँ पे करवा दिया। अब सब लोग मेरे साथ हो तो मैं कुछ आगे जाने की हिम्मत करूं। ओके तो मैं आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। याद है हमारा वो फॉरेन एक्सचेंज वाला पॉइंट बाकी था, एंड वो फॉरेन एक्सचेंज वाला पॉइंट को डिस्कस करने के लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊं तो आपको पता चलेगा। ध्यान से समझ लेना। एक एग्जांपल यहां पे मैं ले रहा हूं, अभी आपको लिखना नहीं है, मैं उसको लिखवाऊंगा, अभी छोड़ दो। क्लियर, नंबर ऑफ इंडियन कंपनीज आउट ऑफ इंडिया से बोरो करते थे। आउट ऑफ इंडिया से बोरो करने का पर्पस इतना था कि इंडिया में हमारा जो इंटरेस्ट रेट है ना वो कंपेयर टू अदर कंट्रीज बहुत ज़्यादा है। तो अगर मान लो मैंने बोरोइंग किया, कब किया, तो मैंने जो बोरोइंग किया वो 1 अप्रैल 19 को किया। कितने रुपए का, कितने डॉलर का बोरोइंग किया, मैं यूएस में से $1 लाख का बोरो करके आया। क्लियर, अच्छा
व्हाट इज माई इंटरेस्ट रेट, तो मेरा जो इंटरेस्ट रेट था ना वो यूएस वालों ने बोला 5%। अच्छा, इंटरेस्ट रेट इन इंडिया अगर उस टाइम का चेक करूं तो इंटरेस्ट रेट इन इंडिया अगर मैं चेक करूं तो उस टाइम का रेट था यहां पे मान लो 11%। अच्छा, अगर मैं आपके साथ एक्सचेंज रेट की बात करूं तो एक्सचेंज रेट 1 अप्रैल 19 को था $1 इज इक्वल टू ₹45 एंड 31 मार्च 20 को था $1 इज इक्वल टू ₹48। अब इसका प्रॉपर मैं आपको आंसर करके दिखाऊं, ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां पे स्टेप 1 करूं, स्टेप 1 क्या करूंगा कि अगर ये अमाउंट मैं कोई फॉरेन कंट्री में से बोरो करूं तो मेरा इंटरेस्ट कितना होगा, ध्यान से समझना। कैन आई से मैं फ्रेंड्स $1 लाख बोरो करके रखा था, यूएस वाले मेरे पास से 5% का इंटरेस्ट मांग रहे थे एंड 5% का इंटरेस्ट मेरा ड्यू कब होगा, 1 अप्रैल 19 को, 31 मार्च 20 को, तो 31 मार्च 20 को एंड 31 मार्च 20 को कहने से रेट था 48। तो अगर मैं यहां पे चेक करूं 5000 इंटू 48 चेक करो तो कहने से आपका इंटरेस्ट यहां पे 2,40,000 आने वाला है। क्लियर? मैं आपको 2 पीएनएल बना के दे रहा हूं। एक ऐसा पीएनएल अगर आप यूएस में से बोरो करो तो आपका क्या होगा, जस्ट अ मिनट, मैं आपको 2 पीएनएल बना के दे रहा हूं। अगर आप यूएस में से बोरो करो तो आपका क्या होगा एंड अगर आप इंडिया में से बोरो करो तो क्या होगा। यूएस में से बोरो करूं तो कहने से फ्रेंड्स मैं यहां पे इंटरेस्ट का खर्चा दिखाऊंगा, कितने से खर्चा दिखाऊंगा, 2,40,000 से खर्चा दिखाऊंगा। क्लियर? अच्छा, AS60 ने ये बोला कि एक बार आप ये भी चेक कर लो, दैट इज नथिंग बट स्टेप नंबर 2। अगर ये अमाउंट अगर आप इंडिया में से बोरो करते तो क्या होता, तो मैं समझो मैं कहने से $1,00,000 बोरो करने के लिए निकला था। $1,00,000 जब मैंने बोरो किया 1 अप्रैल 19 को, तब कहने से इंडिया में रेट चल रहा था 45। उसका मतलब क्या हुआ, आपको जो करेंसी में बोरो करना है करो। 1 अप्रैल 19 को मुझे इन इंडिया टोटल 45 लाख रुपीस चाहिए एंड अगर ये अमाउंट अगर मैं इंडिया में से बोरो करता 45 लाख रुपीस तो कहने से 45 लाख का 11% के हिसाब से इंटरेस्ट लगता एंड 45 लाख का 11% के हिसाब से इंटरेस्ट लगता तो कहने से 4,95,000 का इंटरेस्ट होता। मतलब अगर कोई कंपनी इंडिया में से बोरो करे तो कहने से फ्रेंड्स उन लोगों का इंटरेस्ट कितना होगा, 4,95,000 का इंटरेस्ट होगा। सब लोग मेरे साथ में? अच्छा, पर कहने से अगर मैं फॉरेन में से बोरो करके रखा है तो कहने से दैट बोरोइंग इज नथिंग बट माय फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 एंड फॉर योर नॉलेज एज पर AS 11 अगर कोई भी फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम होता था तो कहने से हम उसको क्लोजिंग रेट पर कन्वर्ट करते थे। सिंपल लॉजिक ये है कि मैंने जब बोरो किया था तब रेट था 45, अगर बोरो करूं तब रेट था अगर 45, क्लोजिंग पे चेक करूं एंड अगर मान लो मेरा रेट आया था कितना 48 तो कहने से पर डॉलर मेरा 3 रुपए का लॉस है एंड अगर पर डॉलर मेरा 3 रुपए का लॉस है तो अगर मैं यहां पे चेक करूं स्टेप 3 मेरे लिए क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज का लॉस होगा एंड फॉरेन एक्सचेंज का लॉस कितना होगा तो कि $1,00,000 48 माइनस 45 तो कहने से मेरा 3 लाख रुपए का लॉस होने वाला है। यहां तक रेडी? अच्छा, ये 3 लाख रुपए का लॉस होगा ना, कहने से मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी फॉरेन एक्सचेंज का जो लॉस होता है वो 3 लाख रुपए हम डेबिट करते हैं। तो सिंपल बोलूं यहां पे मेरा आंसर 5,40,000 आएगा। कहने से यूएस में से बोरो करो तो आप पीएनएल में डेबिट कर रहे हो 5,40,000, इंडिया में से बोरो करो तो कहने से आप पीएनएल में डेबिट कर रहे हो 4,95,000। 2 मिनट के लिए मान लो दोनों कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सेम है, दैट इज नथिंग बट EBIT सेम है। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जस्ट एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं एक्स्ट्रा, जिसकी फॉर्मूला क्या थी, EBIT अपॉन इंटरेस्ट। अगर मेरा कहने से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंसर 2 आया, उसका मतलब व्हाट, मुझे 1 रुपए का इंटरेस्ट देना है पर मेरी कंपनी 5 रुपए तक कैपेबल है, अरे 2 रुपए तक कैपेबल है। अगर मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंसर अगर 5 आया
तो कहने से मुझे 1 रुपए का इंटरेस्ट देना है पर मेरी कंपनी 5 रुपए तक कैपेबल है। मैं ऐसा बोलूं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा है वो आपके लिए अच्छा है। अब मैं जो बोल रहा हूं सुन लेना। दोनों कंपनी का मान लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सेम था, दोनों कंपनी का मान लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या था, सेम था। अगर दोनों कंपनी का अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सेम है, अगर मैं ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट करूं, किसका इंटरेस्ट ज्यादा था? कहना से इस कंपनी का इंटरेस्ट ज्यादा था। अगर इस कंपनी का इंटरेस्ट ज्यादा है मतलब ऐसा बोलो कि इंडिया वालों का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंसर कम आएगा पर यूएस वालों का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का ज्यादा आएगा। एंड अगर ज्यादा आया तो वो तो उनके लिए अच्छा है। वो लोग मेरे से ज्यादा पीएनएल में डेबिट कर रहे हैं पर कहने से स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं। थोड़ा डेबिट कर रहे हैं इंटरेस्ट में एंड थोड़ा डेबिट कर रहे हैं कहां पे, फॉरेन एक्सचेंज लॉस में से। ये 16 क्या बोलते हैं पता है? ये जो 3 लाख है ना, ये 3 लाख के 2 पार्ट है। इसमें से थोड़ा इंटरेस्ट है। मैंने बोला कितना इंटरेस्ट, मुझे समझाया कि अगर तू ये अमाउंट इंडिया में से बोरो करता तो तेरा इंटरेस्ट होता 4,95,000, पर आपने जो बोरो किया था ना वो कहने से यूएस में से किया था, तो वो दोनों का डिफरेंस मतलब ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 4,95,000 माइनस 2,40,000, ये जो 2,55,000 आया ना वो मेरे लिए क्या है, इंटरेस्ट है। रिमेनिंग जो 45 हुआ वो मेरे लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज लॉस है। मतलब अगर मैं टोटल इंटरेस्ट अगर मैं चेक करूं तो टोटल इंटरेस्ट जो मैंने पेमेंट किया था 2,40,000 वो तो है ही, प्लस 2,55,000 को भी इंटरेस्ट माना, मतलब टोटल कितना इंटरेस्ट कंसीडर कर लिया, 4,95,000 एंड बाकी का फॉरेन एक्सचेंज लॉस मानेंगे कितना, 45,000। मतलब आपकी कंपनी जो इंटरेस्ट 240 ऐसा सब कुछ दिखा रहे थे ना, उनको बोलने का देख इंटरेस्ट 240 नहीं दिखाने का, फॉरेन एक्सचेंज लॉस 3 लाख नहीं दिखाने का, इंटरेस्ट आप दिखाओगे 4,95,000 एंड फॉरेन एक्सचेंज का लॉस आप दिखाओगे 45,000 एंड टोटल कितना होगा 540। अब आप चेक करो, इसका भी इंटरेस्ट 495 है, इंडिया में से बोरो करो तो भी आपका इंटरेस्ट 495 है। एंड अब कहने से मैं दोनों का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालूंगा तो वो दोनों का सेम आएगा। सिंपल, इट डज नॉट अफेक्ट योर प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट इट अफेक्ट्स योर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरा पर्पस इतना ही था, कहीं पे भी बोरो करना है तो करो, आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना दिखना चाहिए। अगर ये अमाउंट इंडिया में से मैं बोरो करता तो क्या होता। क्लियर, सिंपल समझो। सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करोगे अगर ये अमाउंट मैंने फॉरेन कंट्री में से बोरो किया होता तो क्या होता। दूसरा ये चेक करोगे आपने इंडिया में से किया तो क्या हुआ। आपका ये फॉरेन एक्सचेंज का जो लॉस आया, फॉरेन एक्सचेंज के लॉस में से कहना से स्टेप 2 एंड 1 का डिफरेंस मतलब 495, ये 495 एंड 240 का जो भी डिफरेंस है वो 255 को आपने इंटरेस्ट माना एंड बाकी के क्या मान लोगे, बाकी का 45,000 को आप फॉरेन एक्सचेंज का लॉस मान लोगे। यहां तक रेडी। अब मैं दूसरा चीज समझो, कैन आई से इट मे बी पॉसिबल, 2 मिनट के लिए समझ लो, सब कुछ सेम है, जस्ट ये मेरा फॉरेन एक्सचेंज का लॉस है ना वो 2 लाख आया। कैन आई से स्टेप 2 एंड 1 का डिफरेंस ही 255 हो रहा था पर मेरा लॉस ही कितना आया, तो कहना से मेरा लॉस ही जस्ट 2 लाख आया। एंड अगर 2 लाख आया तो पूरे को आप क्या मान लोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस ही मान लेने का। मतलब 240 का जो पेमेंट किया वो प्लस 2 लाख, आपका टोटल कितना हो जाएगा 4,40,000। यहां तक रेडी। अच्छा, तीसरी पॉसिबिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज का लॉस नहीं आया पर फॉरेन एक्सचेंज का गेन आया, कितने रुपए का, 3 लाख रुपए का गेन आया। अगेन बोल रहा हूं, लॉस है कि गेन है, गेन है। कहना इसे सिंपल बोल दो, अगर फॉरेन एक्सचेंज गेन है तो AS16 इज नॉट एप्लीकेबल। वाई इट इज नॉट एप्लीकेबल, AS16 का नाम ही क्लियर है, वो कितना था, बोरोइंग कॉस्ट। अब जिसको समरी में इंटरेस्ट उनके लिए सिंपल बोलो, अगर ये लॉस है, लॉस बहुत ज्यादा है तो स्टेप 2 एंड 1 मतलब इंडिया में से बोरो करो और फॉरेन में से बोरो करो, वो दोनों का जो डिफरेंस है ना वो आप डेबिट कर दोगे कहां पे, तो उसको मान लोगे इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग पोर्शन को क्या मान लोगे, फॉरेन एक्सचेंज का लॉस। अच्छा, लॉस है पर थोड़ा कम है, मतलब ये दोनों के 255 से कम है तो पूरे को इंटरेस्ट ही मान लेने का। एंड अगर वो फॉरेन एक्सचेंज गेन आ रहा है तो गेन को तो मेरा AS16 एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। क्लियर, ये सब कुछ मैं लिखवा रहा हूं, पहले उसकी हम थियरी लिखते हैं एंड बाद में एक मस्त एक सम बना के मैं आपको दे रहा हूं। क्लियर, तो फ्रेंड्स हम इसकी एक बार थियरी लिख दे, टाइटल लगाओ एक्सचेंज डिफरेंसेस।
on foreign currency borrowing. Exchange differences on foreign currency borrowing. Clear? उसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट, exchange differences arising, exchange difference arising from foreign currency borrowing and considered as borrowing cost, considered as borrowing cost are those exchange differences which arise on amount of principal of the foreign currency borrowing. Principal of the foreign currency borrowing to the extent of the difference between interest on local currency borrowing and interest on foreign currency borrowing. इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग, दोनों के डिफरेंस को हम क्या मान लेंगे? बोरोइंग कॉस्ट मान लेंगे. एंड नेक्स्ट पॉइंट करके वहां पे लिखोगे द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस not exceeding the difference between interest on local currency borrowing and interest on foreign currency borrowing excess, if any, is considered as foreign exchange loss as per AS 11. क्लियर फ्रेंड्स? इसकी थियरी पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको दिमाग में चला जाएगा.
फ्रेंड्स मैं आपको ये कंसेप्ट के 3 एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। अगर आपको ये 3 एग्जाम्पल आता है तो सिंपल कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लिखना एग्जाम्पल नंबर 1। क्लियर? वहां पे लिखो एबीसी लिमिटेड borrowed $1,000 as on 1st April 2019 at the rate of 4%. If the same amount borrowed in India, then interest rate is 12%. Exchange rate as on 1st April 2019 is $1 is equal to rupees 40, and 31st March 2020 is $1 is equal to rupees 50. Give appropriate effect as per AS16. क्लियर? प्रॉपर अब इसका आंसर हम लिखे तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन की समरी बता दूं। मैंने यूएस में $1,000 बोरो किए। $1,000 जब बोरो किया तब रेट था 4%, मतलब इंटरेस्ट रेट था 4%। सेम अमाउंट अगर इंडिया में से बोरो करता तो कहने से मेरा एक्सचेंज रेट कितना था, सॉरी इंटरेस्ट रेट कितना था, 12%। जिस दिन बोरो किया था तब हमारा एक्सचेंज रेट था $1 इज इक्वल टू 40, एंड क्लोजिंग में चेक करें तो हमारा इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट कितना था, $1 इज इक्वल टू 50। कहने से फ्रेंड्स आपको याद करो, सबसे पहले हम करेंगे स्टेप 1, एंड आपको याद होना चाहिए स्टेप 1 कौन सा था। तो कहने से स्टेप 1 था, तो फ्रेंड्स हम स्टेप 1 में क्या लिखते थे, इंटरेस्ट कॉस्ट इफ अमाउंट borrowed from foreign country. Interest cost if amount borrowed from foreign country. क्लियर? तो क्या होगा वो समझो। कहने से अपने दिल को पूछो, आपने कहने से $1,000 बोरो किए थे। $1,000 जब बोरो किया तो 4% के हिसाब से बोरो किया था, एंड इंटरेस्ट तो कहने से आपका लास्ट डे पर अक्रू होगा, एंड अगर लास्ट डे पर अगर उसका भाव चेक करो तो वो भाव कितना होगा, इधर 50 रुपीज। तो अगर कैलसी में करो, मेरे पास भी कैलसी है, आपको साथ में यूज करना है। 1000 का 4% इंटू 50 रुपीज, तो कहना से आपका अगर इंडिया में से बोरो, अरे आउट ऑफ इंडिया से बोरो करते तो कहना से आपका कितने रुपए का इंटरेस्ट लगता है, 2000 रुपए का इंटरेस्ट लगता। क्लियर? अब फ्रेंड्स मैं करूंगा दैट इज समथिंग बट स्टेप 2, एंड स्टेप 2 कौन सा था, तो स्टेप 2 था इंटरेस्ट कॉस्ट इफ अमाउंट borrowed from foreign country. क्लियर? अगर मैं फॉरेन में से बोरो करता तो मेरी क्या हाल होती थी, सॉरी फॉरेन कंट्री तो हो गया, अमाउंट बोरोड फ्रॉम, अमाउंट बोरोड इन इंडिया। क्लियर? फॉरेन वाला तो ऊपर मैंने ऑलरेडी करवा दिया, अमाउंट बोरोड इन इंडिया। तो आपकी हालत क्या होगी वो समझो। तो कहने से आपने $1,000 बोरो किए थे। $1,000 जब बोरो किया तब इंडिया में रेट चल रहा था 40 रुपये, मतलब आपको इंडिया में 40,000 रुपये की जरूरत थी, एंड अगर 12% के हिसाब से चेक करते तो फ्रेंड्स कहने से आपका वहाँ इंडिया में से बोरो करते तो आपका इंटरेस्ट कितना होता, 4,800। जब बोरो किया तब रेट था 40, क्लोजिंग में रेट चेक करो तो रेट था 50। कहने से पर डॉलर 10 रुपये बढ़ा, एंड अगर फ्रेंड्स पर डॉलर अगर 10 रुपये बढ़ा तो स्टेप 3 आपका होगा, दैट इज नथिंग बट फॉरेन एक्सचेंज लॉस होगा। एंड वो फॉरेन एक्सचेंज का लॉस आपका कितना होगा वो चेक कर ले।
तो कहना इसे $1000 थे, जब बोरो किया तब रेट था 40, क्लोजिंग में रेट निकला 50, तो कहना इसे पर डॉलर 10 रुपये बढ़ा। और अगर पर डॉलर 10 रुपये बढ़ा तो 10,000 रुपये का फॉरेन एक्सचेंज का लॉस है। पर हम उसको फॉरेन एक्सचेंज का लॉस नहीं मानेंगे, उसमें से थोड़ा हमारे लिए इंटरेस्ट कॉस्ट होगा, एंड वो इंटरेस्ट एंड थोड़ा हमारे लिए क्या होगा, तो थोड़ा हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज का लॉस होगा। इंटरेस्ट कॉस्ट कितना होगा, तो स्टेप 2 एंड 1 का डिफरेंस। अगर इंडिया में से बोरो करते तो 4800 था, अगर हमने फॉरेन में से बोरो किया इसलिए 2000 का था। तो अगर यहाँ पे चेक करो तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट मुझे मानना पड़ेगा 2800। 10,000 में से अगर मैं 2800 माइनस करूं तो सिंपल मैं फॉरेन एक्सचेंज के लॉस जस्ट कितने को कंसिडर करूंगा, 7200 ही कंसिडर करूंगा। तो अगर मैं फाइनल आंसर यहाँ पे लिखूं, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस एज पर AS 16, तो आपने जेन्युइनली जो पेमेंट किया था वो कितने का, 2000, प्लस मैंने स्टेप 3 में 2800 रुपये का माना। मेरा टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस मेरे लिए कितना होने वाला है, 4800। एंड नेक्स्ट अगर चेक करूं, दैट इज नथिंग बट फॉरेन एक्सचेंज लॉस, फॉरेन एक्सचेंज लॉस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, एंड वो आपका कितना होने वाला है, दैट इज नथिंग बट 7200 रुपीज का होगा। क्या फ्रेंड्स, ये दिमाग आपका क्लियर कट रखो कि आपने अगर ये बोरोइंग क्वालिफाइंग असेट के लिए किया है तो आप बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे, पर बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन में से फॉरेन एक्सचेंज लॉस में से जो पोर्शन को आप इंटरेस्ट एक्सपेंस मानते थे ना वो भी था। मतलब आप असेट की कॉस्ट में जस्ट ये 2000 कैपिटलाइज नहीं करोगे, 2000 प्लस 2800 आपको कितना कैपिटलाइज करना पड़ेगा, 4800, एंड 7200 वो आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज का लॉस है। एंड अगर फॉरेन एक्सचेंज का लॉस है तो उसको आपको ट्रांसफर कहां पे कर देना पड़ेगा, P&L में ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। ये मेरे लिए कौन सा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल 1 था। अब मैं लिखवा रहा हूं दैट इज नथिंग बट एग्जाम्पल नंबर 2, जस्ट एक लाइन चेंज कर रहा हूं। इफ the exchange rate as on 31st March 20 is $1 is equal to ₹41, तो give appropriate effect as per अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। क्लियर, जो 50 था उसकी जगह पे मैंने कितना कर लिया, 41 कर लिया। अगर फ्रेंड्स हम आंसर अगेन चालू करें, अब मैं देखता हूं आप कहां पे फंसते हो। क्लियर, चलो बोलो, आप मुझे बोलोगे स्टेप 1 क्या था, तो स्टेप 1 क्या था, इंटरेस्ट कॉस्ट इफ अमाउंट बोरोड, कहां से बोलो जल्दी, कहां से, बोरोड फ्रॉम फॉरेन कंट्री। क्लियर, इंडिया बाद में होगा फ्रेंड्स। स्टेप 1 में हम क्या करते थे, तो स्टेप 1 में हम लेने वाले फॉरेन कंट्री वाला। चलो बोलो कितना होगा, तो कहना इसे $1000 होगा, $1000 का 4%, एंड ये लास्ट डे पर अक्रू होगा ना। लास्ट डे का रेट मैंने 50 नहीं बोला है, मैंने अब कितना बोला है, 41। तो आपका आंसर क्या होगा, 1000 का 4%, $40 इंटू 41 करो तो इंडियन करेंसी में करोगे तो कहना से फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 1640। सब लोग साथ में। अच्छा, अगर मैं यहां पे करूं दैट इज समथिंग बट स्टेप 2। स्टेप 2 क्या करोगे, तो कि इंटरेस्ट कॉस्ट इफ अमाउंट बोरोड इन इंडिया। क्लियर, अगर मैं इंडिया में से बोरो करूं तो आपकी हालत क्या होगी, तो वो समझाओ। तो कहना से अगर इंडिया में से चेक करो तो आपका कहना इसे $1000 था। $1000 जब बोरो किया तब रेट था कितना, 40, एंड इनटू अगर 12% करो तो स्टेप 2 के आंसर में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, वो तो कितना रहने वाला है, 4800 ही रहने वाला है। अब कुछ मजा कुछ अलग होने वाली है, ध्यान से समझना। दैट इज नथिंग बट स्टेप नंबर 3। जब बोरो किया तब रेट था 40, क्लोजिंग पर चेक करूं तो रेट कितना था, 41। तो यस, यहाँ पे भी मेरा क्या आने वाला है, हमारे वहां पे यहाँ पे भी फॉरेन एक्सचेंज का लॉस आने वाला है। एंड फॉरेन एक्सचेंज का लॉस चेक करो तो वो कितना होगा, $1000 था, 41 माइनस 40 तो कहना इसे वो हमारा ₹1000 आने वाला है।
हम एक्चुअली क्या करते थे आपको याद करो, हम यहाँ पे डिफरेंस निकालते थे 4800 माइनस 1640, मतलब स्टेप 2 एंड स्टेप 1 का हम डिफरेंस निकालते थे। एंड वो डिफरेंस चेक करो तो कहने से डिफरेंस आता था आपका 3160 और ये 3160 का आप इंटरेस्ट मानते थे। पर बॉस ये डिफरेंस 3160 का है, पर कहने से मेरा तो यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं जस्ट आपका जो आंसर आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज का लॉस वही कितने का आ रहा है, 1000 आ रहा है। फ्रेंड्स मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ, ये 1000 रुपए को आप सिंपल क्या मान लोगे, इंटरेस्ट कॉस्ट मान लोगे। तो अगर कोई मुझे पूछे व्हाट इज योर टोटल बोरोइंग कॉस्ट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, तो बॉस आपने जो पेमेंट किया था 1640 वो तो है ही, प्लस 1000 टोटल बोरोइंग कॉस्ट कितना मान लोगा 2640। एंड कोई मुझे पूछे कि व्हाट इज योर फॉरेन एक्सचेंज लॉस एज पर AS11, तो उसको मैं बोल रहा हूं नील, मेरा कोई फॉरेन एक्सचेंज का लॉस नहीं है, पूरे 2640 को मैं क्या मान लूंगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस मान लूंगा। अगेन बोल रहा हूं, ये बोरोइंग अगर आप क्वालिफाइंग असेट के लिए यूज कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट जस्ट 1640 कैपिटलाइज नहीं करने का, 1640 प्लस 1000 आप इंटरेस्ट असेट की कॉस्ट में कितना ऐड करोगे, 2640। क्लियर, मैंने 2 एग्जांपल करवा दिए हैं। अगेन यहाँ पे कुछ नया मिला, याद है ऊपर क्या था, डिफरेंस ज्यादा था, एंड डिफरेंस ज्यादा था ना, थोड़े को इंटरेस्ट मानते थे एंड थोड़े को मैं क्या मानता था, तो कि थोड़े को फॉरेन एक्सचेंज लॉस मानता था। यहाँ पे डिफरेंस ही कम है तो पूरे को मैंने क्या मान लिया, इंटरेस्ट एक्सपेंस मान लिया। एंड अब मैं करवा रहा हूं दैट इज नथिंग बट एग्जाम्पल नंबर 3। हाँ वहां पे लिखो, इफ इन द अबव एग्जाम्पल exchange rate as on 31st March 20 is $1 is equal to ₹39, give appropriate effect as per अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। क्लियर फ्रेंड्स, अगेन आपको याद करूं तो अब तो याद आना ही चाहिए, 3 स्टेप में हम आंसर करते हैं। तो अगर मैं इसका आंसर स्टार्ट करूं एंड आंसर में सबसे पहले हम लिखेंगे दैट इज नथिंग बट स्टेप 1, इंटरेस्ट एक्सपेंस इफ अमाउंट borrowed from फॉरेन कंट्री। क्लियर, अगर हम फॉरेन कंट्री में से बोरो करते तो आपका आंसर क्या होगा, समझाओ। $1000 थे, $1000 अगर 4% के हिसाब से करते एंड लास्ट डे पर अगर भाव देखो तो कहने से 39 था। कैलसी चलाओ फ्रेंड्स, $1000 इंटू 4% इंटू अगर आप 39 करोगे तो कहने से आपका आंसर होगा 1560। क्लियर। अच्छा, स्टेप 2 अगर करूं, इसमें तो सेम ही आंसर आएगा, तो भी ऑफिशियली मैं यहां पे लिख दो, इंटरेस्ट कॉस्ट इफ अमाउंट बोरोड इन इंडिया। अगर इंडिया में बोरो करते तो आपकी हालत क्या होगी, तो कहना इसे $1000 जब मैंने बोरो किया था तब इंडिया में रेट था 40 रुपए का एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12%। तो अगर टोटल आप चेक करो तो कितना होगा 4800। अब मस्त लगेगी मैं, जब बोरो किया था तब रेट था 40 का, अगर आप यहां पे चेक करो तो क्लोजिंग पर आपका रेट था 39। $1 मतलब ₹1 पर डॉलर आपका कम हुआ, तो वो फ्रेंड्स आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज का गेन होगा फर्स्ट टाइम। स्टेप 3, फॉरेन एक्सचेंज, कैपिटल लेटर में लिख रहा हूं फॉरेन एक्सचेंज, यहां पे क्या आया मेरे लिए, गेन आया। कितने का गेन आएगा तो वो समझा दूं, तो $1000 40 - 39 आपका ₹1000 का फॉरेन एक्सचेंज का गेन आया।
सिंपल यहाँ पे लिख दूँ, दिस इज नथिंग बट फॉरेन एक्सचेंज का गेन है, लॉस है तो ही हमारे लिए काम का है। फॉरेन एक्सचेंज गेन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 एंड फाइनली ये स्पेसिफिकली लिख रहा हूँ, इसको आपको क्रेडिट कर दोगे कहाँ पे, P&L में, बाकी कुछ सोचना नहीं है। तो अगर मुझे कोई पूछे कि व्हाट इज योर टोटल बोरोइंग कॉस्ट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, तो एक ही होगा जो मैंने पेमेंट किया। एंड मैंने पेमेंट कितने का किया था, तो मैंने जो पेमेंट किया था वो 1560 का किया था। क्लियर फ्रेंड्स, तीन एग्जाम्पल अच्छी तरह से देख लो। पहले में क्या था, तो पहले में आपका जो रेट था, जब बोरो किया तब रेट था 40, क्लोजिंग में चेक करो तो 50, 10 रुपये का लॉस था, तो क्वेश्चन ऐसे सेट किया था। सेकंड में ओपनिंग में तो 40 ही था, पर क्लोजिंग में रेट कितना बोला था मैंने, 41। एंड थर्ड में ओपनिंग में तो 40 ही था, पर क्लोजिंग में कितना बोला था, 39। क्लियर, अगर ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करके गए तो आपको फॉरेन एक्सचेंज लॉस वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। डन। अब हम नौकार के मटेरियल में से कुछ सॉल्व करना स्टार्ट करें। चेक करो नौकार का मटेरियल फ्रेंड्स आपके साथ होना चाहिए। तो नौकार के मटेरियल में आपको चेक करना है क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़ रहा हूं। क्लियर, एक काम करें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 इज पेंडिंग। ओके ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पहले चेक करें। एबीसी लिमिटेड बोरोड $1 lakh on 1st April 2017 at the rate of 5% per annum interest to acquire the qualifying asset. If the same loan is borrowed in India, then it would be cost 11% per annum. The qualifying asset was ready for its intended use on 31st March 2018. The details of the foreign exchange rates were as follow. 1st April 17, $1 is equal to 60. 31st March 18, $1 is equal to 65. Give appropriate borrowing cost for the year ended 31st March 18 as per para 4E of AS16. ये जो थियरी था वो para 4E का था। क्लियर, ये कौन सा नंबर था, तो क्लास वर्क का हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखो क्लास वर्क, एंड क्लास वर्क का हम कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर, चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 क्या था, इंटरेस्ट कॉस्ट इफ अमाउंट बोरोड फ्रॉम फॉरेन कंट्री। क्लियर, अगर फॉरेन में से हम बोरो करके आते तो हमारी हालत क्या होगी, समझो। चेक करो आपने फॉरेन में से फ्रेंड्स बोरो कितना किया था, तो कहने से आपने फॉरेन में से $1,00,000 बोरो किए थे। $1,00,000 जो बोरो किए थे वो एट द रेट ऑफ 5% था, एंड क्लोजिंग में रेट चेक करो तो कहने से आपके पास 65 रुपीज का रेट था। तो अगर चेक करो $1,00,000 इंटू 5% इंटू 65 करोगे तो फ्रेंड्स आपका फॉरेन में से आपको पेमेंट करना पड़ेगा 3,25,000 इंडियन रुपीज में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब एक चीज और चेक करूंगा, दैट इज नथिंग बट स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, तो कि इंटरेस्ट कॉस्ट इफ अमाउंट बोरोड इन इंडिया, अगर आप इंडिया में से बोरो करते तो आपकी हालत क्या होती, तो समझाओ। कहने से मुझे तो चाहिए $1,00,000, जब रेट था, जब बोरो किया था तब रेट था कहने से 60, मतलब कोई भी करेंसी में लाके देना है तो दो, मुझे इंडिया में उस दिन 60 लाख रुपीस चाहिए, 60 लाख रुपीस। अगर आप इंडिया में से बोरो करते तो आपका कहने से 11% का रेट था। तो अगर यहाँ पे चेक करो 60 लाख का 11% फ्रेंड्स करोगे तो कहने से आपका आंसर इंडिया में से अगर इंटरेस्ट देना पड़ता तो 6,60,000 लेना पड़ता। जस्ट एक बार चेक कर ले, 60, 65, 5%, 11% एंड 1 लाख, सब कुछ सही जा रहा है। क्लियर, अच्छा अब हम करेंगे दैट इज नथिंग बट स्टेप नंबर 3। जब बोरो किया था तब रेट था 60, क्लोजिंग में रेट था 65, मतलब मैं ऐसा बोलूँ मेरा पर डॉलर 5 रुपये बढ़ा, एंड अगर 5 रुपये बढ़ा तो वो मेरे लिए लॉस है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज नथिंग बट स्टेप नंबर 3, एंड स्टेप नंबर 3 में हमारा यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का लॉस आने वाला है। एंड अगर फॉरेन एक्सचेंज का लॉस चेक करो तो कितना होगा,
तो $1 लाख इंटू जब बोरो किया तब 60 का रेट था, पर क्लोजिंग में हो गया था 65 का। तो अगर आप इंडियन करेंसी में चेक करोगे तब का 5 लाख रुपए का फॉरेन एक्सचेंज का लॉस होगा। पर फॉर योर नॉलेज, ये 5 लाख रुपए का हम फॉरेन एक्सचेंज का लॉस नहीं मानेंगे, उसमें से थोड़े पोर्शन को इंटरेस्ट एक्सपेंस मानेंगे एंड थोड़े पोर्शन को फॉरेन एक्सचेंज का लॉस मानेंगे। एंड फ्रेंड्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना होगा तो वो भी मैं बता दूं, 6,60,000 माइनस 3,25,000, मतलब स्टेप 2 एंड स्टेप 1 का डिफरेंस को, तो 3,35,000 को हम इंटरेस्ट एक्सपेंस मानेंगे एंड रिमेनिंग जो भी बचे, तो 1,65,000 जो भी बचा उसको हम क्या मानेंगे, फॉरेन एक्सचेंज का लॉस मानेंगे। यहाँ पर राउंड मैंने गलत किया, वो बिकॉज आपके लिए बैलेंसिंग फिगर नहीं था, बैलेंसिंग फिगर ये 165 था एंड उसको आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर कोई मुझे पूछे कि व्हाट इज योर टोटल बोरोइंग कॉस्ट, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं टोटल बोरोइंग कॉस्ट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। आपने फ्रेंड्स स्टेप 1 में चेक करो, आपने स्टेप 1 में पेमेंट कितना किया था, 3,25,000 एंड स्टेप 3 में से मैंने माना है 3,25,000 प्लस 3,35,000 टोटल 6,60,000 का हम बोरोइंग कॉस्ट मानेंगे। एंड कोई पूछे कि व्हाट इज योर फॉरेन एक्सचेंज लॉस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, तो वो कितना होगा, 1,65,000 को। क्लियर फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स जो भी पेंडिंग है वो खत्म करें। क्वेश्चन 1 खत्म है, 2 भी खत्म है। क्वेश्चन 3 देख ले। एन्यूमरेट 2 पॉइंट्स विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज इन रिस्पेक्ट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट एज पर AS 16। तो आपको वो पूछा है कि आपको डिस्क्लोजर में क्या क्या देना पड़ेगा, समझा दो। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 आपको डिस्क्लोजर में सिर्फ 2 ही चीज देना है, तो आपको लिखना है तो लिख दो। एक फर्स्ट लोगे, दैट इज नथिंग बट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड फॉर बोरोइंग कॉस्ट। आपका जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। एंड हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में देखा था, हर एक अकाउंटिंग पॉलिसी साथ में लिखना पड़ेगा। एंड सेकेंड डिस्क्लोजर चेक करें, दैट इज नथिंग बट सेकेंड डिस्क्लोजर ये है, अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड, अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में आपने कितने रुपए के बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किए, उसका भी फ्रेंड्स आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं था, ये आपके लिए कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 था। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें कौन सा पेंडिंग है। तो सिंपल हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 खत्म है, 5 बाकी है। व्हेन कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शुड सीज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। तो मैंने आपको थियरी के टाइम ऑलरेडी बोला था कि आपको बोरोइंग कॉस्ट का सीजेशन कब कर देना है, जब आपका असेट रेडी टू यूज हो जाए या आपका एक्चुअली बोरोइंग कॉस्ट इनकर ही नहीं हो रहा है। तो क्लियर, उसका आंसर लिख दे क्वेश्चन नंबर 5 का। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखे, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन शुड बी सीज्ड, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन should be ceased when first asset is ready to use or second borrowing cost are not being incurred, borrowing costs are not being इनकर्ड। क्लियर, दोनों कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाए तो आपको अब कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 6 मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, 7 भी हमारा हो गया है, 8 भी हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 इज पेंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग क्वेश्चन 9। अ कंपनी कैपिटलाइजेस इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेस्टमेंट एंड एड्स टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर, thereby understating the interest cost in the profit and loss account. Comment on the accounting treatment done by the company in context of the relevant
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फ्रेंड्स एग्जैक्टली वो क्वेश्चन नंबर 10 जैसा है। एंड अगर मैं उसका स्पेसिफिकली आपको आंसर बोलूं, आप जब भी इन्वेस्टमेंट परचेस करते हो, इन्वेस्टमेंट इज नेवर अ क्वालिफाइंग असेट, तो उसके लिए जो भी इंटरेस्ट है वो आपको चुपचाप पीएनएल में डालना पड़े। कंपनी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड कर रहा है वो गलत है। क्लियर? तो उसका आंसर यहां पे लिख दो। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, अकॉर्डिंग टू एक AS 16, इन्वेस्टमेंट इज never a qualifying asset. Investment is never a qualifying asset. So any interest expense is incurred. So any interest expense is incurred for purchase of investment should be charged to P&L. Accounting policy followed by the company to capitalize interest cost in the cost of investment is not correct. क्लियर? जो कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा है वो गलत है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा सब कुछ खत्म है। तो फ्रेंड्स आज हम एक काम करें, ये क्लास वर्क तक रखते हैं। होमवर्क के जो भी क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करवा दूंगा। एंड फाइनली नेक्स्ट लेक्चर में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 को खत्म करेंगे एंड कोई नया इंडेक्स चालू भी करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.